यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। फिर से एक एक्साइटिंग सेक्टर आपके सामने आज हम अनलॉक करने वाले हैं, उसका नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक। रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ेस आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कभी एयू बैंक का कोई चीफ रिस्क ऑफिसर है वो छोड़ के चला गया, कभी उज्जीवन बैंक का कोई छोड़ के जा रहा है। तो जो टॉप लेवल है वो काफ़ी एग्जिट यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज हम डीप डाइव लेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक, पूरे सेक्टर को समझेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल है, थोड़ी बड़ी होगी। तो आपको अगर वीडियो में पूरा कंसेप्ट समझना है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आपको जितने भी इंडिया के प्लेयर्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे पूरी वीडियो में। सबसे पहले समझेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बैंक आरबीआई ने क्यों स्टार्ट किया था, इंडिया के जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो क्या है, एयू बैंक, उज्जीवन और इक्विटास को हम कंपैरिजन करेंगे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। और साथ ही साथ ये समझेंगे कि क्या है जो आज गड़बड़ चल रही है, जो टॉप लेवल एग्जिट है उससे क्या है, कितना इम्पेक्ट पड़ता है, किस में आपको इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, और अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं तो आपकी क्या फिलोसफी यहाँ पर होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये समझेंगे कि एट द एंड एज ए इन्वेस्टर व्हाट शुड यू थिंक अबाउट, हाउ शुड यू थिंक अबाउट द स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि हम इस तरीके के सेक्टर स्पेसिफिक वीडियोस बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप होटल इंडस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं, साथ ही साथ केमिकल इंडस्ट्री पे हमने काफ़ी एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस किया है, तो वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंडिंग में कि किस तरीके से सोचा जाता है पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में। शुरुआत स्मॉल फाइनेंस बैंक की होती है आरबीआई के द्वारा ही। तो ये पूरा गवर्नड है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के अंडर में आता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं की जा सकती है जो अनरेगुलराइज हो। हर चीज़ यहाँ पे रेगुलराइज है। आरबीआई यहाँ पे पूरा इसमें ऑब्जर्वेशन रखती है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो ऐसी एरिया है, ऐसे रीजन है इंडिया में जहाँ पे बैंकिंग सुविधाएं नहीं है, जो मतलब एक छोटे सेगमेंट होते हैं ना, जहाँ पे 1 लाख की पॉपुलेशन थी तो पहले वहाँ पर बैंकिंग की इतनी सुविधा अवेलेबल नहीं थी। अभी भी अगर देखेंगे जहाँ पे 20,000 10,000 लोग रहते हैं वहाँ पर इतनी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। तो एक ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक को पैदा किया जाए जिसके पास थोड़ी लिमिटेड हो सर्विसेज। एक एक तो पूरा बैंक होता है जिसमें एचडीएफसी बैंक आ गए, प्राइवेट बैंक आ गए, पीएसयू बैंक आ गए, एसबीआई आ गए। वो क्या करते हैं, सारी सर्विसेज उनके पास अवेलेबल होती है, फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें होती है। बट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उनके पास थोड़ी लिमिटेड एक्सेस होती है, जैसे उसमें लिमिटेड फाइनेंशियल सर्विसेज होती है। इसके अलावा वो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गए, उनको लोन देना हो गया, या अल्टरनेटिव एज ए इंस्टीट्यूशन, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन लोन दे सकते हैं, ताकि कि इंडिया के जो बैकबोन है, जो हमारे किसान हैं या फिर हमारे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम है, एमएसएमई जिसे बोलते हैं, वो जो सेगमेंट है उसको अच्छे समय पे टाइम पे लोन मिल सके और उनकी जो डिमांड है वो पूरी की जा सके। तो आरबीआई ने इस तरह का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। अगर स्कोप ऑफ एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर कुछ और दूसरे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे कंपनीज हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक कर सकते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गया, पेंशन प्रोडक्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की अगर बात करें आउटलेट्स की, तो कंपनी का यहाँ पर माना जाता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा आउटलेट्स हैं वो यहाँ पर मिनिमम 25% जो आउटलेट्स हैं वो अनबैंक्ड रूरल सेंटर होने चाहिए। तो जो भी यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम करते हैं, चाहे वो एयू हो गया, चाहे दूसरे जो सेगमेंट्स में आते हैं इक्विटास हो गया, तो इनका जो मेन फोकस होता है वो होता है रूरल, एमएसएमई और ऐसे रीजन जहाँ पर बैंक अभी अवेलेबल नहीं है या बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं वो एक्सेसिबल नहीं है, तो वहाँ पर जाके और लोगों को टेप इन किया जा सके। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कैपिटल रिक्वायरमेंट की, वो तो ठीक है, यहाँ पे 200 करोड़ की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, और कैपिटल एडुकेशन रेशो आपको 15% के लमसम मेंटेन करना पड़ता है। अगर कैपिटल एडुकेशन रेशो आपको पता नहीं है तो इसमें क्या होता है कि आपकी जितनी रिस्क वेटेड एसेट होती है, हर बैंक को अपनी रिस्क वेटेड एसेट निकालनी पड़ती है, और उसका जो फिर परसेंटेज आपको बताना पड़ता है कि हाँ मेरी कैपिटल का, अगर कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट, तो आपको बताया जाता है कि मेरी कैपिटल का 15% से लमसम मेरी कैपिटल होनी चाहिए जितनी मेरी रिस्क वेटेड एसेट है। तो वो परसेंटेज मिनिमम 15% होना चाहिए जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। इसके अलावा एफआईआई की जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग वो 74% तक हो सकती है। और अगर अदर की पोर्टफोलियो की बात करें या अदर की पॉइंटर्स की बात करें तो मिनिमम 50% ऑफ इट्स लोन जो होता है वो यहाँ पर जो है एडवांसेस, आप 25 लाख से ज़्यादा, मतलब इनकी जो पूरी लोन बुक होती है जहाँ से इनको पैसा मिलेगा वो आपको देखना होगा। तो सबसे पहले हम बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग ने एज ए किस तरीके से बैंक को समझना चाहिए, तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट अगर आपको आपने कभी देखी हो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में, एक होती है एसेट साइड और एक होती है लाइबिलिटी साइड। तो अगर हम बात करें एक बैंक की एसेट और लाइबिलिटी साइड क्या होती है, तो लाइबिलिटी साइड में आता है हमारे, एक तो होता है कि कंपनी को पैसा कहाँ से मिलेगा, तो एक तो कैपिटल जो ओनर लगाते हैं, प्रमोटर लगाते हैं, और साथ ही साथ है कि किसी बैंक से या बोरोइंग आपको करनी पड़ेगी, किसी बैंक से कर लो या फिर आप आपकी जो
और दूसरे लोगों से यहाँ पर बोरोइंग की जा सकती है, जैसे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हो गई या ऐसे कहीं से आपको पैसा उठाना पड़ेगा, तभी तो आप आगे पैसा दोगे। और असेट में आता है कि आपने किस किस को यहाँ पर जो लोन है वो दिए हैं। और साथ ही साथ ये देखना होगा कि अब ये लोन की जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आरबीआई ने डाली है कि आपकी जो मिनिमम 50% से ज़्यादा के जो लोन है वो आपके आने चाहिए माइक्रो स्मॉल मीडियम, मतलब कि 25 लाख से कम की उनकी वो होनी चाहिए। तो जो लोन है वो यहाँ पे जो लोन की जो टोटल वैल्यू है वो 25 लाख से कम की होनी चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने आप को एक समय के बाद एक लिमिट होती है जो आरबीआई ने डिसाइड की हुई है, अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वो यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं। और यूनिवर्सल बैंक क्या होते हैं? यूनिवर्सल बैंक यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ और दूसरी कमर्शियल बैंकिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गई, ये दूसरी सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अगर आपको पूरा अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर ये निकल के आती है। ये बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव दे दिया मैंने आपको। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसका एक और जो पर्सपेक्टिव है, एक जो देखो, एक तो होगा बैलेंस शीट और एक होता है पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है? तो अगर किसी भी बैंक का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर आएगा कंपनी कमा कहाँ से रही है और खर्चा कहाँ पे होता है। तो कंपनी का जो एक्सपेंस पार्ट है वो यहाँ पर सबसे पैसा ज़्यादा खर्च कहाँ पे करेगी कंपनी, और दूसरा है कि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का परसेंटेज होता है जो हम आज डिस्कस करेंगे अलग अलग कंपनी का क्या है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे देखना होता है कि स्प्रेड बिटवीन की कंपनी को पैसा कितने परसेंट पे मिल रहा है और पैसा कंपनी कितने परसेंट पे दे रही है, उसके बीच का जो गैप होगा उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और वही कंपनी जो बैंक है वो कमाता है। तो कंपनी का जो कमाई का जो सोर्स है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और कंपनी के जो एक्सपेंस है वो आप बोल सकते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए या अदर कोई एक्सपेंस हो गए, तो वो यहाँ पे कंपनी के मेन एक्सपेंस होते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि कंपनी अब किस तरीके से काम करती है। तो अगर हम देखें तो कंपनी इंडिया में अगर हम टॉप थ्री अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास और उज्जीवन को आज हम कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक अभी जो चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो एयू बैंक में भी यहाँ पे टॉप लेवल पे एग्जिट हुए हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं उज्जीवन की तो भी वहाँ पर भी टॉप लेवल में काफ़ी एग्जिट हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी को देखना कैसे है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट देखनी है और उसके असेट साइड में हमारे को देखना है कि कंपनी को पैसा कहाँ से मिलता, कंपनी जो पैसा देती है वो लोगों से कैसे देती है। तो उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके लिए मैंने 10 पॉइंटर्स बनाए हैं कि अगर आपको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को समझना है तो आपके 10 रेशोज हैं, उनको अगर आप देख लेते हो तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रेशो है वो मेरे हिसाब से कॉस्ट ऑफ फंड, कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ फंड है, कंपनी जहाँ से पैसा उठाती है वो कितने रुपए पे कितने इंटरेस्ट रेट पे उठाती है। तो जिसका जितना कम होगा, मतलब कि अगर आपको 100 रुपये पे साल भर में आपको कितने देने हैं, तो अगर हम देखें इस पर्सपेक्टिव में, कॉस्ट ऑफ फंड के पर्सपेक्टिव में, तो एयू बैंक को मात्र 6.8% ही यहाँ पर है जो कॉस्ट ऑफ फंड लगती है, जो कि एज कम्पेयर टू इक्विटास और उज्जीवन में जहाँ पे वहाँ पे 7.2% देना है और 7.3% देना है। मतलब कि अगर साल में मैं 100 रुपये लेता हूँ उधार तो मेरे को 6.8 मतलब 6 रुपये 80 पैसा ही एयू बैंक वालों को देना है वापस। और जबकि इक्विटास में इंटरेस्ट रेट है 7 रुपये 34 पैसे, तो उनको इतना ज़्यादा देना होगा। तो ये देखो आप कितना बड़ा पर्सपेक्टिव है। अगर आप पीएनएल को अगर आप ढंग से इमेजिन कर पा रहे हो तो कॉस्ट ऑफ फंड से आपको ये समझ में आ रहा है कि जिसकी कॉस्ट ऑफ फंड कम होगी वो अपने आप में ही एक लेवल तो ये अपने आप ही अप हो गया है। तो इसमें एयू बैंक यहाँ पर जीत जाता है। दूसरी बात आती है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को केवल हम ये नहीं देख सकते कि जिसकी ज़्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो यहाँ पे सुपीरियर है। यहाँ पर ये भी देखना होगा कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है जहाँ से कंपनी को पैसा मिल रहा है वो कैसा है। अगर कंपनी का रिस्कियर पोर्टफोलियो होगा तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होने के चांसेस और ज़्यादा होंगे। जैसे कि अगर हम एयू में देखते हैं तो 5.3% का है। अगर पूरी इंडस्ट्री वाइड बात करें तो सबसे हाईएस्ट आता है फाइनेंशियल सर्विसेज में एसबीआई कार्ड का, जो 10% के लमसम हुआ करता है, और उज्जीवन का भी उसी के लमसम है। तो 9.5% इज नाइस अगर हम देखें एज कम्पेयर टू दिस। बट अगर हम ओवरऑल अगर हम सारे अभी कम रेशो को देखेंगे फिर देखते हैं कि क्या आपको सही लगता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में फिर आप देखेंगे इक्विटास 8.44% और एयू में यहाँ पर और कम निकल के आता है। अब आ जाते हैं कि जो रिटर्न इक्विटी के जो रेशोज होते हैं, जो बैलेंस शीट वाले रेशो होते हैं, उसमें यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना होता है बैंक के साइड में। तो बैंक के साइड में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट। कि आप अगर 100 रुपये में एज ए कैपिटल लगा रहा हूँ, 100 रुपये, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? 100 रुपये जो मैं है वो लगा रहा हूँ बैंक में, तो मेरे जो 100 रुपये पे मुझे कितना मिलेगा साल भर में, वो हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। तो 100 रुपये पे यहाँ पर इस एयू बैंक में 23.4% है जो हाईएस्ट है आई थिंक। और इसके तो आप देख सकते हैं उज्जीवन में तो बिल्कुल
30 पैसे मिलेंगे। अगर आप 100 रुपये लगा रहे हो तो 30 पैसे मिलेंगे साल भर में। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गेप है, 23.4% और 0.3%। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इक्विटास की, तो इक्विटास वापस इसमें मीडियम में आता है 12.7%, जो नॉर्मल है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट की, तो रिटर्न ऑन एसेट पे भी अगर आप देखेंगे 100 रुपये की एसेट्स के साथ कंपनी कितना रुपए कमा रही है, तो कंपनी यहाँ पर आप देखेंगे उज्जीवन में तो मात्र 5 पैसे कमा रहे हो आप। 100 रुपये की एसेट लगी हुई है और 5 पैसे कमा रहे हो। और उसका रीजन भी अभी हम समझेंगे कि उज्जीवन में ऐसा हो क्यों रहा है, इक्विटास और एयू में ऐसा कम क्यों हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिटर्न ऑन एसेट कैसे निकलेगा। तो रिटर्न में क्या होता है, ऊपर आता है प्रॉफिट एंड लॉस और नीचे आती है टोटल एसेट्स। तो अगर आपका जो एक्सपेंस पार्ट होगा वो कम होगा और आपके जो मार्जिन होंगे अच्छे होंगे, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट होगा वो अच्छा होगा। तो अगर अगर आपने फोकस किया आपके कॉस्ट को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, जो एयू बैंक कर रहा है, इक्विटास कर रहा है, तो वहां पर आपका जो अपने आप रिटर्न ऑन एसेट अच्छा आने लगेगा, इंप्रूव आने लगेगा। इससे भी अच्छे होते हैं, बट स्टिल कंपनी 2.5% दे रही है एयू बैंक इस पूरी इंडस्ट्री में, तो स्टिल यहाँ पर ये अच्छा है। अब सब इसमें यहाँ पे समझना होगा कि आपकी जो नंबर ऑफ ब्रांचेज है वो यहाँ पे ऑपरेशनल भी हम देखते हैं। तो अगर हम ऑपरेशन में देखें तो नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं 568, जबकि अगर हम बात करें उज्जीवन की, तो उज्जीवन में अगर हम बैलेंस शीट साइज की बात करें, बैलेंस शीट साइज मात्र 20,000 करोड़ की है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे आप 3,413 करोड़ का है और आपके पास 568 ब्रांचेज हैं। तो अगर आप 600 ब्रांच को अगर ऑपरेट कर रहे हो तो उसमें कितना खर्चा लगता है। देखो ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी के जो लोन की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे कंपनी ने, आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ है कि 50% से ज़्यादा के जो लोन है वो 25 लाख से कम के होने चाहिए। तो नंबर ऑफ लोन्स यहाँ पे बढ़ते जाएंगे और उसके कारण क्या होता है, जो ऑपरेशन है उसमें कॉस्टिंग आपकी बढ़ती जाएगी। अगर आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हो तो आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट है, जो आपका रिटर्न का जो पार्ट है, वो यहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा। जो अगर एयू बैंक ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा फोकस किया है, चाहे वो रिटर्न ऑन इक्विटी हो चाहे रिटर्न ऑन एसेट हो, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखनी होगी। केवल आप आंखें बंद करके अगर आप एक उज्जीवन बहुत अच्छा गिर गया है, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया 80% डे पर, 90% डे पर, ऐसा यस बैंक में भी हुआ था और आपने देखा यस बैंक अभी तक उठ नहीं पाया है। तो वही हालत अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी देखने को मिल रही है। अगर आप देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पे साफ साफ दिखाता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर यहाँ पे साफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, एयू बैंक। अगर हम बात करते हैं कासा की, मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में कितना है, तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे 8,280 करोड़ है एयू बैंक में। वहीं अगर हम बात करें उज्जीवन में मात्र 2,699 करोड़ और इक्विटाज में 5,600 करोड़। वहीं कैपिटल एडुकेसी रेशो जो कि मिनिमम बताया कि 15% तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पर अच्छा खासा मेंटेन किया। एयू बैंक ने 23.4%, इक्विटास ने 24.18% और उज्जीवन ने यहाँ पर भी 26.4% मेंटेन किया है, जो कि अच्छा है। बट जितना आप कैपिटल एडुकेसी मेंटेन करते हो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि उसके चलते आपके जो मार्जिन्स हैं वो नहीं गिर जाएं, या आपको ये नहीं फोकस करना है कि उसके चलते मेरे को यहाँ पे एज ए बैलेंस शीट मेरे को यहाँ पे नुकसान हो। तो ये भी आपको फोकस करना पड़ता है, क्योंकि बैंक का बिजनेस ही ऐसा है कि आपको एक तरफ से लेना है एक तरफ से देना है, और उसमें आपको मार्जिन में इतना मेंटेन करके चलना है कि मेरे जो खुद के खर्चे हैं वो तो निकल ही जाए, साथ ही साथ मेरे को और ऊपर अच्छे प्रॉफिट्स हों। तो बैलेंस शीट साइज तो मैंने आपको बताई थी कि बैलेंस शीट साइज एयू बैंक की सबसे बढ़िया है, सबसे स्ट्रॉन्ग है 51,591 करोड़ की, जिसमें इक्विटास आता है सेकंड नंबर पे 24,715 करोड़ और उज्जीवन फिर वापस यहाँ पर 20,000 करोड़ की बैलेंस शीट के साथ आता है। अब आ जाते हैं कि अब जो रेशोज होते हैं वो होते हैं कि कंपनी इस इंडस्ट्री के हिसाब से जो 3 रेशो हैं वो मैंने अब सेलेक्ट किए हैं। वो है प्रोविजन कवरेज रेशो, ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए। तो प्रोविजन कवरेज रेशो की अगर हम बात करें तो 49.8%, मतलब कि मेरा टोटल एनपीए का, मतलब ग्रोस एनपीए जितना है मेरा, उसका कितना परसेंटेज है जिसमें मैंने प्रोविजन बनाया हुआ है। और माना जाता है कि 60-70% अगर आप प्रोविजन बनाते हो तो उसको अच्छा माना जाता है। और इसमें भी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उज्जीवन ने फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिया है और 60% का यहाँ पे प्रोविजन कवरेज रेशो रखा है। और अगर हम बात करें इक्विटास की, इक्विटास वापस नॉर्मल 59% के लमसम है और एयू ने यहाँ पे कम बनाया है। उनका मानना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिकवरी कर सकते हैं, तो हमारे को प्रोविजन की जरूरत नहीं है। देखो अगर जितना प्रोविजन बनाओगे उतना आपके रिटर्न पे भी फर्क पड़ेगा। फिर स्टिल इनके रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट इतने अच्छे हैं और प्रोविजन यहाँ पर ज़्यादा करने के ज़्यादा करते हैं तो आपका जो रिटर्न है उस पर काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है। ग्रोस एनपी की बात करें तो वो भी हाईएस्ट है आपका, तो आपको जितना जितना ग्रोस एनपी हाईएस्ट होगा और आप उतने ही कंजर्वेटिव होते हो तो आपको प्रोविजन कवरेज रेशो भी आपने ज़्यादा किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि उज्जीवन में किस तरह की हालत की हुई है। वहीं नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए भी उज्जीवन में 2.9% है, जो कि वर्स्ट माना जाता है पूरी इंडस्ट्री में। अगर आप देखो तो इनका 2.2%, एयू बैंक का 1.52% है, इक्विटास का और सबसे हाईएस्ट है 2.9% नेट एनपीए, जिसमें
तो ये जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं इनके इनके पोर्टफोलियो की, तो आप देख सकते हैं कि व्हीकल लोन में इनके जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए निकल के आते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं दूसरी कंपनीज की, जबकि ऐसा माना जाता था कि पहले ऑटो लोन्स जो होते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स के लिए दिए जाते हैं, उसमें यहाँ पर कम से कम रिस्क होती है। बट अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस में भी अभी 20% के ग्रोस एनपीए डिक्लेयर किए हैं, जो कि वर्स्ट एवर हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझनी होगी कि भली छोटे लोन होने के बावजूद कंपनी जो है वो यहाँ पे अभी सफ़र कर रही है, क्योंकि लोग पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। और आप देखेंगे ऑटो लोन और उज्जीवन और इक्विटास और एयू जैसे बैंक होते हैं, उनके पास पोर्टफोलियो और लोगों की जो एक्सेसिबिलिटी है वो ऐसे छोटे छोटे लोगों की एक्सेसिबिलिटी है, जिनके पास अगर अगले दिन पैसा नहीं मिला तो वो यहाँ पर चुका नहीं पाएंगे। और जैसे ही नहीं चुका पाएंगे, उनके जो रेशोज हैं, जो ग्रोस एनपी नेट एनपी के रेशो हैं, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। और आप देख सकते हैं कोरोना के चलते कितनी मारामारी हुई है, और उसके चलते यहाँ पर जो पूरी सारी जो सिनारियो बना है, जो पूरा जो बेड एसेट क्वालिटी की जो सिनारियो बना है, आप देख सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में और ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। क्योंकि जो दूसरे बड़े बैंक होते हैं उनमें तो फिर यहाँ पे थोड़ी वो चीज़ें हो जाती है। बाकी इनका जो फोकस है वो एमएसएमई सेक्टर है, और एमएसएमई इंडिया का सेक्टर जो है, वहाँ पर जो है पैसों की रिकवरेबिलिटी तभी आएगी जब फाइनेंशियल फ्लो बना हुआ रहेगा। बट कोविड के चलते वो सब डिस्टर्ब होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत सामने साबित होती हुई है, और इसके चलते उज्जीवन बैंक में यहाँ पर लॉसेस भी देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीई रेशोज़ की, तो पीई रेशोज़ यहाँ पे 20.3 का पीई रेशो आता है फॉर इक्विटास, एंड एयू बैंक का 31.2 है, जो काफ़ी सरप्राइजिंग लगा। जब मैं भी ये इसके बारे में पढ़ाई कर रहा था, तब मुझे पता चला कि 31.2 इज़ क्वाइट हाईएस्ट। इवन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बड़े दिग्गज और पीएसयू बैंक को तो आप छोड़ ही दें, 31 का मल्टीपल काफ़ी बड़ा और काफ़ी भारी भरकम मल्टीपल है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो एज ए असेट क्वालिटी एयू बैंक इज ऑन द टॉप ऑफ इट। कॉस्ट ऑफ फंड में भी बहुत अच्छा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टिल 5.3% के लमसम में एक अच्छा मार्जिन माना जाता है। और साथ ही साथ रिटर्न के जो परसेंटेज हैं और ग्रोस एनपीए नेट एनपीए हैं, वो ओवरऑल इंडस्ट्री फ्रंट पे जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही है वैसे नॉर्मल मुझे नजर आता है। और दूसरे जो फ्रंट है उनमें कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और इक्विटास को अगर हम बात करें तो इक्विटास एक नॉर्मल बीच में मीडिएटर है। वहीं एयू यहाँ पे जो है एक हाई परसेंटेज यहाँ पर अच्छा देता हुआ नजर आता है। वहीं उज्जीवन ने यहाँ पे सबसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोस एनपीए ज़्यादा है, नेट एनपीए ज़्यादा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। साथ ही साथ इसके जो रिसेंट अगर हम बात करते हैं रेजिग्नेशन की, जो मैं बताने वाला हूँ कि क्या बेड हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या गलत चल रहा है, वो अब आज हम समझते हैं इस वीडियो में। तो अब क्या चल रहा है कि रीसेंट रेजिग्नेशन की अगर हम बात करें तो उज्जीवन बैंक में यहाँ पर काफ़ी रेजिग्नेशन देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट चर्न की अगर हम बात करें तो काफ़ी की पीपल, चाहे वो पहले वसंत श्रीवास्तव हो गए, केरोल फुर्टाडो हो गई, संतोष कुमार हो गए, रजत सिंह हो गए, तो ये जो काफ़ी बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ के और वो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। तो इसके चलते क्या हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जो उज्जीवन बैंक में यहाँ पर निकल के आ रही है, और उसमें काफ़ी, जैसे ही अगर कोई छोड़ के जाता है यहाँ पे काफ़ी बड़ा फॉल आता है। और अगर अभी स्पेशल ड्यूटी में एक कैरल फुर्टाडो को वापस से लगाया गया है, जिनको इन कंपनी के मेन जो कंपनी का जो दूसरा बिजनेस था उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें यहाँ पे कंपनी जो होल्डिंग कंपनी थी उसमें यहाँ पे दे दिया था। बट अभी वापस से कुरल फुर्टाडो को लाया गया है कि आप अभी रहें, ताकि क्योंकि नितिन चुग हैं जो कि कंपनी के एमडी सीईओ हैं, उन्होंने भी यहाँ पे कंपनी में रेजिग्नेशन दे दिया। 30 सितंबर उनकी लास्ट डेट है, बट उन्होंने भी यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया है। जबकि वो एक ऐसा आदमी थे जिन्होंने एचडीएफसी बैंक में करीबन 18 साल 5 महीने तक नौकरी की है। आप देख सकते हैं 18 साल 5 महीने की नौकरी करने वाला बंदा अगर थोड़ी सी मतलब ऐसा पर्सनल रीज़न देखिए अगर रिज़ाइन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो नेगेटिव है। क्योंकि लगातार लोग छोड़ते जा रहे हैं, हर पोजीशन पे लोगों ने छोड़ा है, चाहे वो हेड हो माइक्रो बैंकिंग का, व्हीकल फाइनेंस का, पर्सनल लोन्स का, हर फ्रंट पे यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट कॉन कॉल में जो चीज़ें समझ में आई हैं उसके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लग रही है कि जो शामित घोष हैं, जो कंपनी के फाउंडर हैं उज्जीवन, जिन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया था, वहाँ पर ये नज़र आता है कि कंपनी वो चाहते हैं कि प्रोविज़न थोड़ा कम बने। जबकि जो मैनेजमेंट है, जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज में क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, तो वो जो फाउंडर अगर इंटरफियर करता है, तो अगर उनको लगता है, देखो अगर आज एक भी बैंकिंग, आपको ये समझना होगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जो ब्रांड वैल्यू है वो बना हुआ अगर आपको रखना है। तो अगर एक भी बैंक, जिस बैंक के साथ आप एसोसिएटेड हो, अगर उसकी ब्रांड वैल्यू गिर गई, मान लो कि अगर येस बैंक के साथ जो नवनीत गिल को जैसे लाया गया था, तो येस बैंक के साथ जैसे येस बैंक में डिटेरियोरेशन आया और वो नहीं संभाल पाए, तो रवनीत गिल जो कि काफ़ी बड़ा नाम था
पूरे इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो उसके चलते क्या होता है ना, आपकी खुद की ज़िंदगी की जितने आपने वैल्यू कमाई है वो उड़ जाती है। तो उसी के चलते यहाँ पर जो ये है, आप देख सकते हैं नितिन चुग जो कि एचडीएफसी बैंक में अगर 18 साल 5 महीने का काम किया है, और अगर इनको यहाँ पर आके अगर कोई शामित घोष या ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, शामित घोष या जो डायरेक्टर है, जो फाउंडर है, वो कहते हैं कि यार नहीं, आपको यहाँ पे इतना प्रोविजन नहीं करना है, या ऐसे चीज़ें नहीं होगी, वैसे करना है, तो वो लोग जो हैं वो यहाँ पर उस चीज़ों को छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं। क्योंकि अगर अगर जो चीज़ें हैं वो अगर वर्स्ट केस सिनारियो में जाती है तो आपका नाम खराब होता है। और इस इंडस्ट्री में इस तरीके द बैंकिंग इंडस्ट्री इज ए बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। अगर आपने एक बार ट्रस्ट खोया तो आप वापस से गेन नहीं कर पाओगे। यस बैंक इज द प्योर प्योर एग्जाम्पल कि आप जहाँ पर चीज़ें, अगर यस बैंक में जैसी ब्रांड वैल्यू खराब हुई, और आप देख सकते हैं अभी तक कस्टमर जो है वो गेन नहीं कर पा रहा है, जिस तरीके से कंपनी की ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर आपके पास यहाँ पर 10 ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, आपका अकाउंट था यस बैंक के साथ, बट अगर उसमें यहाँ पर इतनी परेशानियाँ हुई, आपने कहा कि यार इसी को स्विच कर सकते हैं ना, अपन तो एचडीएफसी के साथ स्विच कर सकते हैं, कोटक के साथ स्विच कर सकते हैं, और जिनकी मैनेजमेंट है, जिनकी एसेट क्वालिटी है अच्छी है, जिनके पास अकाउंट की जो अकाउंट है वो यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, सब चीज़ें आपके साथ होती है, तो क्यों ऐसे बैंक के साथ रहें जिसके पास वो सब चीज़ें, जहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है, जहाँ पर चीज़ें लगातार है कि आपके 50,000 की रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी बीच में ही। तो जो कॉरपोरेट्स हैं वो ये ऐसा नहीं चाहते हैं, और आपको ये देखना होगा कि मेन जो पैसा आता है वो कॉरपोरेट और रिटेल सेक्टर से आता है। और अगर आपको एक भी बार परेशानी होगी बैंक में तो आप उस बैंक को छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास इतने ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आपको ऐसे रुक के बैठने रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको चीज़ समझनी होगी कि जो मैनेजमेंट चर्न होता है तो ये सबसे पहला इंडिकेशन होता है किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में। क्योंकि देखो, आप जब भी कोई चीज़ें चेंज होगी तो सबसे पहले मैनेजमेंट चर्न से स्टार्ट होता है। अगर जब सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा होगा कि राणा कपूर को, जब आरबीआई ने यहाँ पर राणा कपूर को हटाया था यस बैंक में, तो एक दिन में 30% के लमसम का फॉल देखने को मिला। अगर जो बंदा वहाँ पर भी सोच रहा है कि नहीं नहीं यार, राणा कपूर को क्यों निकाला है, ऐसा क्या हुआ, तो उसने वहाँ पर भी होल्डिंग रखी। अगर आपने नहीं बेचा शेयर तो फिर उसके बाद से यहाँ पे फिर 60% का फॉल और आया था टॉप हाई से। तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती है। तो आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी भी कंपनी में लगाया है, क्यों लगाया है, कितना लगाना, कब लगाना चाहिए, बट मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि इतना, अगर जैसे एयू बैंक में है, एयू बैंक में आलोक गुप्ता, एयू बैंक में है आलोक गुप्ता ने भी यहाँ पे अभी रेजिग्नेशन दिया है, सीआरओ जो चीफ रिस्क ऑफिसर थे। साथ ही साथ सुमित धीर जो कि कंपनी के हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर थे, उन्होंने भी 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ रेजिग्नेशन दिया, और दोनों लगातार रेजिग्नेशन आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो रही है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, कुछ ना कुछ पूरी एज ए इंडस्ट्री वाइड यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एसेट क्वालिटी सब बढ़िया है, मैनेजमेंट सब बढ़िया है, फिर भी यहाँ पर जो ऐसा बंदा कोटक बैंक के साथ 18 साल तक इंटरनल ऑडिटर का हेड बना हुआ है, उसको ये लाते हैं और 6 महीने के अंदर वो रिजाइन कर देता है, और वो भी पर्सनल रीज़न। आपको ये समझना होगा कि पर्सनल रीज़न के पीछे की कहीं अगर और कुछ स्टोरी होगी तो वो यहाँ पर प्राइस में हाईलाइट हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि इसमें 20% का फॉल, 15 से 20% का फॉल उसके बाद देखने को मिला है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि अब चीज़ें अब आपको देखनी होगी कि अगर मैनेजमेंट कह रहा है कि यार उसका पर्सनल रीज़न था, वो यहाँ पर जयपुर नहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, उनसे जब पूछा गया कि मैनेजमेंट से कि वो क्यों नहीं उनको कैरी ऑन कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यार वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं और जयपुर शिफ्ट नहीं होना चाहते, जबकि मैनेजमेंट को लगता है कि जयपुर शिफ्ट होंगे तो कहीं काम सही होगा। तो ये रीज़न दिया गया है। बट अगर आपको समझना होगा कि अगर कंपनी के जो अगला जो क्वार्टर आ रहा है, तो अगले क्वार्टर में अगर फाइनेंशियल सही आते हैं और वापस से चीज़ें चेंज होती हुई नजर आती है, पॉजिटिव नजर आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रेजिग्नेशन आते हैं, चले जाते हैं। इसके अलावा कंपनी के चीफ ऑडिटर ऑफिसर नितिन गुप्ता ने रिजाइन किया है, चीफ रिस्क ऑफिसर मयंक मार्कंडे हैं, उन्होंने भी रिजाइन किया है। तो ये आपको देखना होगा कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार इंडिकेशन दे रही है कि कुछ ना कुछ है जो कहीं ना कहीं प्राइस में भी लगातार इंपैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में पूरी एज ए इंडस्ट्री वाइड यहाँ पर है जो स्ट्रक्चरल शायद चेंज आ रहे हैं, क्योंकि कोविड के चलते यहाँ पर जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक डिट्योरेट हो चुकी है। एक जो है ऑपरेशनल कॉस्ट वो यहाँ पे काफ़ी हाई होती है, और अगर आप उनसे रिकवर नहीं कर पाए पैसा तो वो जो है नुकसान होता है वो बैंक को वो काफ़ी भारी भरकम हो सकता है, क्योंकि जो आपका जो फोकस है वो 25 लाख से कम के पोर्टफोलियो पे है, और वहाँ पर चांसेस ऑफ डिफॉल्ट आर मच हायर देन द ऐसे बंदों को जिनको लोन देते हैं 25 लाख से ऊपर का। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले अब इन्वेस्टर को कैसा सोचना है वो अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे कुछ बड़ा फॉल आया है, और वो दोनों शेयर में आ चुका है, उज्जीवन की बात करूँ मैं चाहे एयू की बात करूँ, एक एक फॉल तो ऑलरेडी आ चुका है जैसे ही रिजिग्नेशन आता है और यहाँ पे फॉल देखने को मिल जाता है। क्योंकि बैंकिंग का मैंने आपको बताया, बैंकिंग का बिजनेस इज बिजनेस ऑफ ट्रस्ट, और यहाँ पर
डिपॉजिट वालों को कोई परेशानी नहीं है, मैं डिपॉजिट वालों की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिपॉजिट वालों को कोई परेशानी नहीं है इनमें, क्योंकि इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो सही है, वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपने डिपॉजिट करा रखी तो दैट्स ओ फाइन, वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं आएगी। बट आपको ये समझना होगा कि एज एन इन्वेस्टर अगर आपको यहाँ पर शेयर मार्केट में पैसा बनाना है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से एयू है जो थोड़ा सा ठीक है। बाकी अगर हम देखें ओवरऑल इंडस्ट्री ही मुझे अभी थोड़ी सी डिटेरियोरेट होती हुई नजर आ रही है। तो मेरी तो पर्सनल राय है कि मैं तो अभी पैसा नहीं लगाने वाला हूँ। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि क्लियर कट आपके पास एग्जाम्पल है येस बैंक का। अगर मैनेजमेंट क्वालिटी ख़राब होती है तो बैंकिंग बिजनेस ऐसा नहीं है कि वापस से आप एक दिन में वापस खड़ा कर सको। अगर एक भी बार अगर कुछ चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आती है तो आपको वो फर्स्ट और सेकंड फॉल, अगर आप अगले क्वार्टर में उसके रिजल्ट्स को नहीं इंप्रूव कर पाते हैं या सेकंड या थर्ड क्वार्टर में आप इंप्रूव नहीं कर पाते हैं तो आपको यहाँ पर रीअसेस करनी पड़ेगी। आप अगर एज ए इन्वेस्टर हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो आपको वापस से चीज़ें रीअसेस करनी चाहिए कि क्या चीज़ें वापस से सही हो रही है। जैसा मैनेजमेंट बोल रहा है वैसा हो रहा है। मैनेजमेंट की कौन कॉल भी आप हमारे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हैं। तो उज्जीवन बैंक का भी यहाँ पे कौन कॉल आ चुका है। और अगर आपने ET9 में इनका जो एयू बैंक है उनके जो MD है उनका भी यहाँ पे स्टेटमेंट आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से। आई डोंट थिंक कि इट इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्योंकि नीचे गिरा हुआ है इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी होगी कि अब ये जो इंडस्ट्री है एज ए बैंकिंग इंडस्ट्री उसमें कई पैरामीटर्स आ चुके हैं। पेमेंट बैंक्स के आ चुके हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक के आ चुके हैं, और ऑलरेडी जो बैंकिंग सेगमेंट है वो तो चल ही रहा है। इसके अलावा अब जो नियो बैंक्स आ रहे हैं वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ा मार्केट प्ले रखते हैं। तो ऐसी तो बात ही नहीं है कि यहाँ पर है कि हमारे पास ऑप्शन ही 3 ही है। तो हमारे को और भी चीज़ों को रीअसेस करना होगा और फिर ही स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करें। तो ये मेरी राय रहेगी। तो ये पूरा कोशिश आपको होने की ज़रूरत है। और ये आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको चीज़ें जब भी रेफर करनी हो तो आपको हेल्प मिले कि किस इंडस्ट्री में किस तरीके से आपको चीज़ें असेस करनी है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, आज स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। क्योंकि यार वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और ये मैंने हाथ से लिखे हैं क्योंकि टाइम नहीं था इतना, तो मैंने फटाफट से वीडियो बना दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर जाएं कि आपको किस तरीके का, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो अब आपकी इसके बारे में आपकी क्या राय है तो वो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।